बहुत अच्छी बात कही आपने। सुनील जी के पास आता हूँ। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं चंद्र सापकोटा। चंद्र सापकोटा साहब, आलोचना करिए, ज़रूर कीजिए, जितनी मर्ज़ी कीजिए, लेकिन साफ-सुथरी कीजिए। संसदीय शब्दों का उपयोग कीजिए। ये शब्द लिखना चाटुकार हो, कांग्रेसी प्रोपेगेंडिस्ट हो, मुझे लगता है कि ये जो शब्द जो उपयोग कर रहे हैं, वो असंसदीय हैं, वो ठीक नहीं है। अगर आप आते हैं, हमारे प्रोग्राम देखते हैं, स्वागत है आपका। आप दूसरों को भी साथ लाइएगा, अकेले मत आइएगा। लेकिन कम से कम शब्दों की मर्यादा तो रखिए। और आपने लिखा कि हम आपके कमेंट्स नहीं पढ़ते। हम कमेंट्स पढ़ते हैं, हम जवाब भी देते हैं। एक का नहीं, बहुतों के जवाब देते हैं। अभी उस आपसे पहले भी मैंने एक को कोट किया था कि उनका बिजली का बिल आता है इतना, घर में कितना आता है। तो ये मत कहिए, लेकिन अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए। आलोचना करिए, कीजिए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन शब्दों का जो चयन है, उसको देखकर। सुनील जी, जो बात हेमंत जी ने कही, अनिल जी ने कही और राकेश अचल जी ने कही, वो बिल्कुल ही उचित है। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मेरा सवाल ये है कि अल्टीमेटली मुद्दे तो उठाए हैं कांग्रेस ने, या इंडिया गठबंधन की बात करो तो मुद्दे तो उठा रहे हैं, पर शायद कुछ अंतर्विरोध भी हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में एसपी के अंतर्विरोध उभर कर आ रहे हैं कि हमें उतनी सीटें नहीं दी जाती। हालांकि जो ऊपर का विंध्य एरिया है, जिसका दो पार्ट है, एक बघेलखंड है और एक बुंदेलखंड है, तो सिर्फ बुंदेलखंड में ही थोड़ा सा प्रभाव जो है वो एसपी का है, जो भी 4-5 सीटों तक सीमित है। उसमें 1-2 सीट वो लोग जीत जाते हैं। तो कांग्रेस ने शायद पिछली बार भी कोई समझौता नहीं किया था, ना बीएसपी के साथ, ना एसपी के साथ, और इस बार भी नहीं कर रहे हैं। तो उससे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को नाराजगी है कहीं ना कहीं। तो कुछ विरोधाभास हैं, कैसे सुलझा पाएंगे उनको? अभी तो ठीक है, चल रहा है, विधानसभा के चुनाव हैं, और इनकी इतना कोई प्रभुत्व वाला एरिया मध्य प्रदेश में है भी नहीं। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, देखा जाए तो डायरेक्ट। लेकिन लोकसभा के चुनाव में ये छोटी छोटी चीजें जो हैं एक बड़ा इंटरप्शन बन सकती हैं। सुनील शुक्ला जी। दिनेश जी धन्यवाद। ये समाजवादी पार्टी का जो आपने उल्लेख किया मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के, मध्य प्रदेश के चुनाव में पिछले 2018 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली थी। 2018 के चुनाव में भी 1 सीट मिली, और 2018 के चुनाव में 1 सीट मिली, और 2013 के चुनाव में 1 सीट मिली, और उसके पहले वाले चुनाव में कोई सीट नहीं मिली। इनकी सबसे बड़ी सफलता मिली थी 2003 में, जब इनको 7 सीटें मिली थी। और बघेलखंड, बुंदेलखंड और चंबल ग्वालियर का जो इलाका है, इन इलाकों में समाजवादी पार्टी का असर रहा है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी से पहले बहुजन समाज पार्टी का असर रहा है इस इलाके में, खासतौर से जो विंध्य क्षेत्र कहलाता है। और अगर आप याद कीजिए तो समाजवादी बहुजन समाज पार्टी का पहला सांसद रीवा जिले से ही चुना गया था, और वहां से बहुजन समाज पार्टी को 2 बार सफलता मिली। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी अब तो रीवा के 8 सदस्य जो है वो बीजेपी के हैं। वो क्लीन स्वीप बीजेपी बीजेपी का करके जाती है यह वहां से। आश्चर्य है। यह आश्चर्य दिनेश जी, यही कहा जाता है कि आप मतदाताओं को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। भारतीय जनता और पार्टी एक का और कोई बात भी असर नहीं सर, रहा इस इलाके मैं में। जोड़ दूं, वहां से कभी भी शिवराज चौहान ने कोई मिनिस्टर नहीं लिया। अभी बहुत दबाव पड़ा कि वहां से बघेलखंड से कोई मिनिस्टर नहीं आता, तो अब कहीं जाके उन्होंने एक शायद राजेंद्र शुक्ला को लिया, और एक मिनिस्टर 2 उसके महीना पहले पहले भी लिया लिया है। था, राजेंद्र शुक्ला इनके पहले भी सरकार में भी जी थे, जी लेकिन वो जी जी कांग्रेसी हैं, सब दल बदलू हैं, जी। कोई मूल भाजपाई नहीं है वहां। इवन महाकौशल से राजेंद्र भी नहीं लिए मिनिस्टर। वो पूरा मतलब नेग्लेक्टेड ईस्ट है, पूरा का पूरा एक्चुअली। पूरा इलाका वो इलाका रहा। जी जी लेकिन जी। स्थिति क्या है कि अब भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी की तुलना में मध्य प्रदेश की असेंबली में बहुजन समाज पार्टी का प्रेजेंस ज्यादा रहा है। एक बार उनके 11 सदस्य चुने गए थे। लेकिन है क्या कि ये पार्टियां अपने अपने नेताओं को और अपने संगठन को नहीं रख पाई। बहुजन समाज पार्टी के बड़े कद्दावर नेता, बड़े सक्रिय नेता और बहुत जागरूक नेता थे फूल सिंह बरैया, जिनको बहुजन समाज पार्टी अपने साथ नहीं रख पाई, और आज फूल सिंह बरैया चले गए बीजेपी कांग्रेस में, और कांग्रेस के उम्मीदवार हो गए, जबकि उन्होंने पार्टी को खड़ा करने में मध्य प्रदेश में बहुत योगदान किया था। स्थिति यह है कि समाजवादी पार्टी का संगठन है, लेकिन ये स्थिति नहीं है ना कि आप 12 सीटें 14 सीटें आप लड़ लें। अगर आप ये लड़ते हैं, इस गोया कि आप एक माहौल खराब करने का की कोशिश कर रहे हैं आप।
बावजूद मेरा अपना ये मानना है कि जो जनता है वह कोई तीसरा एंगल नहीं बनने दे रही है। आप कितने लोग लड़ लीजिए, लोग किसी एक या तो बीजेपी के साथ है या गैर बीजेपी के साथ है। गैर बीजेपी के साथ उसी पार्टी या उसी संगठन के साथ हैं जो बीजेपी से लड़ती हुई दिख रही है। आप यह उम्मीद करना, खासतौर से हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के चुनावों के बाद और एमसीडी का चुनाव दिल्ली के चुनाव के बाद भी, कि कोई तीसरा कौन भी बन सकता है चुनाव में, यह संभव नहीं है। कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी को अगर कांग्रेस अपने साथ रखती है तो एक राजनीतिक माहौल बनता है, एक आक्रामक तरीके से आप चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कोई राजनीतिक पूंजी खड़ी हो जाती है, ऐसा नहीं है। अब जैसे बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के साथ अपना समझौता किए है, उस पार्टी के साथ जिसका असर आमतौर पर महाकौशल या छिंदवाड़ा का इलाका है या जब आदिवासी इलाकों में ज्यादा रहा, उनके साथ समझौता इन्होंने कर लिया और 150 से ज्यादा गोंडवाना पार्टी है सर। गोंडवाना पार्टी है सर। गोंडवाना पार्टी हाँ, और गोंडवाना पार्टी की स्थिति है और 150 से अधिक सीटों पर बीएसपी लड़ रही है और बाकी सीटों पर गोंडवाना पार्टी लड़ रही है। यह गोंडवाना पार्टी, उस गोंडवाना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बीजेपी ने तोड़ लिया। वह बीजेपी तोड़ के लाई है जो सनातन के पक्ष में दुनिया में माहौल पैदा करना चाहती है, और गोंडवाना पार्टी सनातन के खिलाफ है। वो लोग रामचरितमानस को नहीं मानते, उन्होंने आंदोलन चलाए हैं बाकायदे, और उनके राष्ट्रीय जो पहले अध्यक्ष थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उनके देहांत के बाद उनकी बेटी अध्यक्ष हुई, उसी बेटी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। मेरी अपनी समझ यह है कि जो समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा भारतीय जनता कांग्रेस के लिए जो ये धार और झाबुआ के इलाके में जो पार्टी है आदिवासियों की, जनेश या क्या नाम है उनका, मैं भूल रहा हूं नाम, जनेश राकेश, यही साथ नाम है, उस पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन रहा है और वह उस इलाके में अपना जनाधार रखती है। कांग्रेस का भी जनाधार रहा है। मुझे लगता है कि 2003 के पहले मैं धार झाबुआ के इलाके में कांग्रेस का जबरदस्त वर्चस्व रहा है और आदिवासी इलाकों में कांग्रेस की पैठ रही है। उसी समय में, जिस समय यह सरकार आई है, उमा भारती का आंदोलन चला, दिग्विजय सिंह को मिस्टर बंटा धार के संज्ञा दी गई और एक व्यापक उमा भारती आंदोलन चला। उस पहली बार मेरी स्मृतियों में है कि धार झाबुआ के आदिवासी इलाकों में कांग्रेस हारी और बीजेपी ने अपनी पैठ बनाई। और अभी पिछले चुनाव में भी मालवा धार के इलाके में बीजेपी को ठीक ठाक समर्थन मिला। आज जो समाजवादी पार्टी जो कार्रवाई कर रही है, यह इससे अपेक्षित नहीं है। आप कम से कम अपनी वास्तविकताओं पे, आपकी जो राजनीतिक ताकत है, उन ताकतों के साथ अगर आप बात करेंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर संदेश जाता है। और मुझे लगता है कि आज जो बात कर रहे हैं, बात तो चलेगी नहीं उतनी, एक आध 2 सीटों पर समझौता हो सकता है, लेकिन वो स्थिति नहीं क्या 10 और 12 सीटें मिलेंगी। अब ये तो केवल एक तरह का मतभेद पैदा करने की कोशिश है, लेकिन अखिलेश यादव से उम्मीद नहीं की जाती। अखिलेश यादव ने जो राजनीतिक परिपक्वता घोसी विधानसभा उपचुनाव में दिया और सीधे सीधे कहा कि घोसी का उपचुनाव इंडिया दल समूह के उम्मीदवार ने जीता है, मुझे लगता है कि इस तरह का ही एक राजनीतिक संदेश उनको देना चाहिए मध्य प्रदेश में भी। आपने जो बात अपने आज का जो शीर्षक रखा है कि कांग्रेस ने अहले दानिश ने सोच के उलझाई है, अहले दानिश ने उलझाई नहीं है, पर्दों को खोल दिया है। जो अब तक जिन चीजों पर ढक करके भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों को ढक करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, उसकी परत दर परत खोल दी। यह बता दिया कि जिन मुद्दों की आप बात करते हैं वो मुद्दे क्यों हैं। जो आप कहते थे कि हम न खाएंगे न खाने देंगे, वो कौन कौन लोग खा रहे हैं आपके संरक्षण में, वो आज उसने जनता के सामने रख दिया। उसने ये इस अहले दानिश ने यह कर दिया कि अगर आपको रोजगार नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है। अगर आज महंगाई से आप पीड़ित हैं तो क्यों पीड़ित हैं। बिजली की कीमत आपको ज्यादा देनी पड़ रही है तो उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। वो कौन लोग हैं जो आपके मसलों पर संवेदनशील नहीं है, जनता के रोजी रोटी से जुड़े हुए सवालों पर संवेदनशील नहीं है, और किनको लेकर के संवेदनशील है। इन तमाम परतों को खोल के रख दिया।
वो आखिर कौन सी कारण है जिससे आपको ये बताया जाता है कि उज्जैन में हमने एक बहुत बड़ा कॉरिडोर बना दिया, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि जो मंदसौर के किसान हैं उनकी स्थिति क्यों खराब है, उनके उपज का दाम क्यों नहीं मिल पा रहा है। छत्तीसगढ़ में जिस सरकार भाजपा की सरकार ने किसानों को बोनस क्यों नहीं दिया, ये सभी परतें खोल के रख दिया। तो चीजों को उलझाई नहीं है, परत दर परत खोल के रख दिया है और वो मुद्दे खड़े कर दिए हैं जिन मुद्दों पर सत्तारूढ़ दल बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो कैसे हो सकता है कि जो सरकार मणिपुर के मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है और इजराइल के मुद्दे को लेकर के संवेदनशील हो जाती है, वो इस सरकार को इस देश की जनता कैसे स्वीकार कर सकती है। आप इस देश में जो लोग, आप अगर कोई राज्य सरकार कोई सामाजिक कल्याण काम करती है तो उसको अप्रियोरी करने लगते हैं। और अब इसने अगर कोई राज्य सरकार ये कर रही है कि हम अपने उज्ज्वला उपभोक्ताओं को 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, तो कैसे दे रही है वो? ये तमाम पर्दों को और जो जनहित के मुद्दे थे उन मुद्दों को लेकर सामने रख दी और उन सभी के लिए चुनौती खड़ी की है जो आज सत्ता में। तेलंगाना में किसी यही कांग्रेस ने किया। आखिर तेलंगाना के आंदोलन के जो लोग हैं, जो उस आंदोलन में जिन्होंने त्याग और बलिदान किया है, उनकी चिंता कौन करेगा? केसीआर साहब कहां चले गए? केसीआर साहब ने भूमिहीन किसानों को जमीन देने की बात की थी। मैं स्वीकार करता हूं कि किसानों को और अन्य वर्गों को केसीआर के समाज कल्याण के कार्यक्रम खूब चले हैं, लेकिन जो वायदे किए थे उन वायदों का क्या हुआ? ये तमाम मुद्दों को सबके सामने रख दिया। उनको उलझाया नहीं है, उनको उलझा दिया है जो लोग जनता को उलझाए हुए थे, शिकरगिनी बनाए हुए थे, और जनता के सामने एक एक मुद्दों को साफ कर दिया और सबको जवाबदेह बना दिया कि आप अपनी जवाबदेही तय कीजिए। और सबसे बड़ा सवाल यह था कि जो लोग सवाल खड़ा करने वाले थे, आपने विपक्ष को ही पूरे नियोजित तरीके से अविश्वसनीय बनाने की कोशिश की, नेताओं को खारिज करने का प्रयास किया, डिमीन करने की कोशिश की, बदनाम करने की कोशिश की कि आप उनकी बात को मत सुनिए। ये जितने तरह के चक्रव्यूह थे, उस सभी चक्रव्यूह को कांग्रेस ने तोड़ दिया, विपक्षियों ने तोड़ दिया। तो आप ये कि अहले दानिश ने उलझाई नहीं है, बहुत जबरदस्त तरीके से चीजों को खोल दिया, परत दर परत खोल दिया। और उस परत दर परत खोलने के बाद जो लोग उस धागे को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, वह उस जाल में उलझते चले जा रहे हैं। उन्होंने अपने लिए जाल बुन लिया। जी, मैं आता हूं सेंगर साहब।